हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी या फिर गांधीज्म। तो इसको जानने से पहले हम महात्मा गांधी जी के चाइल्डहुड के बारे में, उनके लाइफ स्केच के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर शहर में। और एक बिल्कुल साधारण से परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। इनके फादर का नाम था करमचंद और इनके ग्रैंडफादर का नाम था उत्तम चंद, जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया था प्रिंसली स्टेट ऑफ काठियावाड़ में। इनका जीवन जीने का जो तरीका था बिल्कुल साधारण था कंपेयर टू हमारे फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके माताजी का नाम था पुतली बाई। ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति वाली औरत थी और इसीलिए महात्मा गांधी की जो नेचर थी वो भी काफी धार्मिक हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट हिज लाइफ। इनके माताजी इनके फादर के फोर्थ वाइफ थे। और बात करें अगर महात्मा गांधी जी के चाइल्डहुड की, तो हमें पता लगता है कि शुरू में अपने बचपन में ये बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं। और इनकी जो शादी है वो 13 साल की एज में हो जाती है। इनके फादर की डेथ भी जब ये 16 वर्ष के थे उसी वक्त हो जाती है। इसीलिए पारिवारिक जो जिम्मेवारियां थी महात्मा गांधी के ऊपर आ जाती है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की एजुकेशन की, तो इनकी जो मैट्रिकुलेशन है वो होती है 1887 में अहमदाबाद से। और उसके बाद ये लंदन चले जाते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि लंदन में ये अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि कानून की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बार बार एग्जामिनेशन को ये क्लियर करते हैं। एंड देन 1891 में इनकी जो एजुकेशन है वहां पे कंप्लीट होती है। एंड देन ही केम बैक टू इंडिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी जी का एक जिंदगी का नया चैप्टर, जो कि हमें साउथ अफ्रीका से देखने को मिलता है। जब ये वापस आते हैं भारत, तो तब इन्हें पता लगता है कि इनके जो मदर थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। ये राजकोट में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनका एक कांटेक्ट होता है मोहम्मदन कंपनी ऑफ पोरबंदर के साथ, जो कि दादा अब्दुल्ला की थी। और अ, उनके एक्चुअली अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका में उनकी ये कंपनी थी। और वहां पर उनका कोई केस चल रहा था, अराउंड 40,000 ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ केस था। और महात्मा गांधी जी को वो इनवाइट करते हैं साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी उनका केस जो है वो लड़ते हैं। तो उनके इनविटेशन पे महात्मा गांधी वहां पे जाते हैं। जब महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं तो इनको बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है। और मतलब बहुत ही शॉकिंग सा एक्सपीरियंस जो था महात्मा गांधी जी का रहता है, क्योंकि ब्रिटिशर ने कुछ माहौल ही इस तरीके का वहां पे इंडियंस के लिए क्रिएट किया हुआ था। तो कई बार तो महात्मा गांधी जी के माइंड में ये भी विचार आया कि वापस आ जाओ, मगर इन्होंने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि ये वहां पे ही रहेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी जी 1896 में इंडिया वापस आते हैं और 6 मंथ इंडिया में रहते हैं। उसके बाद अपनी वाइफ और बच्चों के लेके ये वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनका जो कांटेक्ट है गोखले के साथ होता है, जो आगे जाके इनके पॉलिटिकल गुरु भी बनते हैं। इन्होंने एक पैम्फलेट भी पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने जो डिप्लोरेबल, जो दयनीय स्थिति थी इंडियंस की साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में काफी बढ़ा चढ़ा के लिखा। इसी कारण जो ब्रिटिशर थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले, वो काफी महात्मा गांधी के विरोध में आगे खड़े हो गए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के आगे के करियर की, तो दोबारा ये इनको मौका मिलता है साउथ अफ्रीका जाने का। सो ही सेल्ड बैक टू साउथ अफ्रीका अगेन ऑन 28 नवंबर 1896। 1896 में ये वापस साउथ अफ्रीका जाते हैं। और उस दौरान देखने को मिलता है कि काफी स्ट्रिंजेंट लॉ, यानी कि काफी सख्त कानून बना दिए जाते हैं। जो भी इंडियंस थे या एशियंस थे साउथ अफ्रीका जाते थे उनके लिए। तो जब महात्मा गांधी लैंड करते हैं साउथ अफ्रीका में, तो बहुत बड़े स्तर पे लोगों का ग्रुप जो था इनकी तरफ दौड़ता है और इनको काफी बुरी तरह से पीटता है। और मतलब इनकी जो हालत थी, ये एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं। इनफैक्ट जो इनको एक सांत्वना देनी चाहिए, इनको थोड़ा सा हौसला देने की बजाय
लोग दोबारा लगातार इनको पीटते रहते हैं। तो वो भी बहुत ही ट्रेजिक एक्सपीरियंस जो था महात्मा गांधी ने फेस किया। तो कुछ समय के लिए ये वहां पे ही रहते हैं और आफ्टर सम टाइम ये वापस इंडिया आ जाते हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि ये अपनी जो प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो इन जून 1902 ही सेटल डाउन देयर। तो वहां पे ये सेटल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। हाउएवर इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, उसी साल दोबारा इनको कॉल आ जाती है साउथ अफ्रीका से। तो इस बार इनका जो वहां पे एक्सपीरियंस था, वो मतलब इनको एक अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका देने वाली टाइम पीरियड जो था इनका शुरू होने वाला था साउथ अफ्रीका में। तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ लीडर ऑफ मूवमेंट 1904 में हम देखते हैं ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटिंग द न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर था, उसको एडिट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है महात्मा गांधी को मिलती है। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो उसमें भी ये काफी जो इंडियंस के साथ बुरे हालात जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे थे, उनको ये काफी बढ़ा चढ़ा के ये बताते हैं। और 1906 में साउथ अफ्रीका में इनके द्वारा पैसिव रेजिस्टेंस जो है मूवमेंट, वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको आगे आगे कोमलनी सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। होता ये है कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा इंडियंस के फिंगर प्रिंट्स जो थे वो लिए जा रहे थे। जैसे फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और उनका आगे जाके अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने इस चीज का पूरी तरह विरोध किया और उस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने लीड किया और फाइनली ये उस आंदोलन में जीत के आगे आते हैं। और इसी से इनको बड़े स्तर पे पहचान मिलती है, क्योंकि इनका जो आंदोलन था वो एकदम शांतिपूर्वक था, नॉन वायलेंट था। कभी भी इन्होंने हिंसा का सहारा वहां पे नहीं लिया। सो अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री। तो महात्मा गांधी जी का रिटर्न जो है भारत में होता है 1915 में। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको महात्मा की उपाधि से नवाजते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि ही वाज अ डेडिकेटेड मैन विद द एक्सपीरियंस ऑफ सत्याग्रही। तो इनकी जो लड़ाई थी, उसका आधार यही था हमेशा सत्य के लिए आग्रह, जिसमें ये कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। इसलिए इस चीज के लिए हमेशा से ये प्रसिद्ध है कि इन्होंने हिंसा का सहारा कभी भी नहीं लिया। इन्होंने एकदम शांतिपूर्वक अपनी जो बात थी रखी। मगर हमें देखने को मिलता है जब जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी होती है अमृतसर में बैसाखी वाले दिन, तो काफी माहौल जो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध वाला बन जाता है भारत में। और जो आंदोलन थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी तेज हो जाते हैं। तो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ये उस आंदोलन को लीड करते हैं भारत में। और जो महात्मा गांधी जी की वॉइस थी वो काफी मतलब बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी ने वाइसरॉय को लेटर भी लिखा, जिसमें इन्होंने भारतीयों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बात की, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी रिस्पॉन्स उनका पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता। फिर हम देखते हैं कि 1947 से लेके 1919 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड था, उसको बोला जाता है गांधीयन एरा। यानी कि इस दौर में महात्मा गांधी का जो रोल था वो सबसे बड़ा था। और इनकी एक तरीके से जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स जो हैं, वो हमें इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। और वो ये थी कि जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल था उसको मास स्ट्रगल में इन्होंने तब्दील कर दिया। So the Indian masses for the first time came forward with a feeling of tremendous self confidence। पहली बार मतलब भारतीय जो थे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो देखने को मिलता था। फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनजस्टिस इंडियंस के द्वारा के साथ किया जा रहा था, उसके खिलाफ देखने को मिलता है कि जो सभी भारतीय थे उनकी आवाज बुलंद हो जाती है। और इनकी जो लाइफ की जो जर्नी की जो एंडिंग थी वो काफी ट्रेजिक होती है। 30 जनवरी 1948 को हमें देखने को मिलता है कि नथुराम गोडसे जो है वो महात्मा गांधी को शूट कर देते हैं। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। इसी के ऊपर एक या दो लेक्चर और भी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।